नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्लीन स्वीप, 29 की 29 सीटें बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव साल 2024 में जीती। सवाल कई सारे यहाँ ये है कि बीजेपी की इस क्लीन स्वीप के बाद आखिरकार जो दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश के, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें या ज्योतिरादित्य सिंधिया की, अब इन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और कौन सा बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि अब दिल्ली इन नेताओं को तलब किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। दिनेश शर्मा जी भी मौजूद है मेरे साथ में और उदित सर भी मेरे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले दिनेश जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति को आप बहुत बखूबी समझते हैं, इतने लंबे समय से सक्रिय हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में आज जो सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती। खुद पीएम मोदी जब उनके लिए चुनाव प्रचार करने जब मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि शिवराज सिंह चौहान को अब हम दिल्ली बुलाना चाहते हैं, इसलिए आपके वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? शिवराज का कद अपने आप में बड़ा है और देश में दूसरी बड़ी जीत उनके नाम रही। 8,20,000 वोटों से वो जीत कर आए हैं। और शुरू से कहा जा रहा था कि जब उनको केंद्र में बुलाएंगे तो कृषि मंत्री शायद उन्हें दिया जा सकता, ऑफर किया जा सकता, क्योंकि प्रदेश में पहले कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास था, जिन्हें विधानसभा चुनाव में विधायक रणनीति के तहत बुला लिया गया और अब वो जगह खाली है। तो मुझे लगता है कि शिवराज को वहाँ उस पद पर नवाजा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कहा भी जा रहा है कि उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। हालांकि इस बात में कितना बल है ये तो आज की मीटिंग के बाद पता चलेगा। और दूसरा ये है कि कांग्रेस भी एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस भी एक लॉबिंग कर रही है कि शिवराज का कद बड़ा दिखा रही है। बार बार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर विवेक तनखा जैसे बड़े, सुप्रिया श्रीने जैसे बड़े प्रवक्ता उनके बारे में कह रहे हैं कि उन्हें पीएम बनना चाहिए, क्योंकि उनकी जीत जो है प्रधानमंत्री मोदी से भी बड़ी मानी जा रही है। मोदी 1.25 लाख 1.5 लाख वोटों से जीते हैं करीब, और शिवराज करीब 8.25 लाख वोटों से। जी, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर आज बज़ क्रिएट हुआ है, खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर, कई सारे कांग्रेस के जो नेता हैं उनके ट्वीट ये आ रहे हैं कि अगर पीएम का चेहरा अगर कोई हो तो वो या तो फिर नितिन गडकरी हो और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान हो। कई सारे जो कांग्रेस नेताओं ने ये मांग उठाई है हालांकि, लेकिन अब क्या होता है आगे ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। उदित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी मध्य प्रदेश में जो छवि है वो मामा के नाम से लोकप्रिय है। विदिशा की जनता ने इस बात को जो है स्वीकारा भी है और इस बात का प्रमाण भी दिया उन्हें इतने भारी वोटों से जीत दर्ज करवाकर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शिवराज सिंह चौहान को अगर बड़ा पद दिया जाता है तो उसके बाद जो है जो दूसरा नंबर है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो क्या सिंधिया, क्योंकि सिंधिया जो है 2019 में अगर हम बात करें, साल 2020 में वो भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद राज्यसभा से उन्हें सांसद बनाया गया। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का अब कद बीजेपी में बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस से आने के बाद बीजेपी में उन्हें पहले केंद्रीय मंत्री बनाया गया और अब राज्यसभा से पहले बनाया गया और अब जो है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, सिंधिया की बात करें तो सिंधिया का कद जो है अपने आप में पहले से काफ़ी बड़ा है। जब वो भाजपा में शामिल हुए थे तो उनके साथ पूरी एक फौज आई थी, सरकार गिर गई थी। तो इसी से नेता के कद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका, सिंधिया का जो कद है वो कितना बड़ा है। और दूसरी बात ये है कि सिंधिया जो थे अभी भी केंद्रीय मंत्री थे, पहले भी राज्यसभा के जरिए जब वो सांसद बने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तो ये तय है कि वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। ठीक है, अब उनका जो उनके पास पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो था उनके पास वही रहता है या इसमें फेरबदल किया जाएगा, तो ये जो है आने वाले समय में पता चलेगा। अभी हम इस तरह के चीज़ें नहीं कह सकते, क्योंकि ये बेशक है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। यहाँ से हमें 3-4 मंत्री देखने को मिलेंगे। 6 महिला उम्मीदवार जो जीती हैं उनमें से भी हमें एक महिला केंद्रीय मंत्री भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्मृति ईरानी के हारने से एक वो जगह वहाँ खाली हुई है। तो इस तरह से, और मध्य प्रदेश में महिलाओं ने भी मोदी गवर्नमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी वोट दिया है। तो ये जाहिर है कि मध्य प्रदेश से एक महिला केंद्रीय मंत्री तो होना बिल्कुल ज़रूरी है। राज्य मंत्री भी किसी को बनाया जा सकता है। दूसरा एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से शिवराज को पीएम बनाने के लिए जो कांग्रेस नेता जोर लगा रहे हैं या जो बातें कह रहे हैं, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि
एक नई चीज़ जब आप शुरू करते हैं तो उसका एक परसेप्शन अलग बनता है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की योगी को मुख्यमंत्री हटा देंगे, मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दिल्ली में, किस तरह की ये बातें कही गई, इसका असर हमें देखने को मिला कहीं ना कहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं। दूसरा, मुझे ये नहीं लगता कि शिवराज जी जो है मुख्यमंत्री पीएम बनेंगे, क्योंकि शिवराज एक जिस तरह के नेता हैं उनकी एक अलग छवि है मध्य प्रदेश में। आप या पूरे देश भर में देख लीजिए, वो मिलनसार हैं, उनका हर चीज़ें, और ये अब भाजपा की जो अभी टॉप लीडरशिप है उसका एक अलग वो रहता है अग्रेशन, या जो भी हम वर्किंग स्टाइल अलग है, स्टाइल अलग है, और जिस तरह के वो डिसीजन लेते हैं, उनको जो करना है वो करना है। शिवराज जो है वो सभी को साथ लेके, आपने इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब सिंधिया जो है भाजपा में शामिल हुए तो कि सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कई ऐसे नाम चल रहे थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ना। तो हाँ, जब वो सरकार बीच में जो गिरने की बात आई थी, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय कई नाम चल रहे थे, लेकिन भाजपा लीडरशिप ने और जो वहाँ के विधायक थे सभी ने सहमति से डिसाइड किया कि शिवराज मुख्यमंत्री बनेंगे। वो क्योंकि शिवराज ही एक उस समय ऐसे नेता थे जो वहाँ सरकार चला सकते थे इन परिस्थितियों में, कि दूसरी पार्टी से आए लोग, किसी दूसरी पार्टी से लोगों का आना और उन्हें अपने परिवार में जगह देना और उन्हें उस तरह से संभाल के रखना, ये एक जो बिल्कुल स्थिर व्यक्ति होता है, जो शांत व्यक्ति होता है, वही इस तरह की चीज़ें कर सकता है। तो मैं मानता हूँ कि शिवराज भाजपा अध्यक्ष तो बन सकते हैं, बिल्कुल दावेदार हैं, बहुत बड़े नेता हैं, 6 बार, जहाँ तक 6 बार सांसद रह चुके हैं, 6 बार बने हैं, उससे पहले विधायक रहे हैं और पार्टी के पदों पर भी रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव इस तरह से रहे हैं। तो बिल्कुल वो इस पद के, तो भाजपा अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें बनाया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, उन्हें कौन सी और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मध्य प्रदेश के हम तमाम दिग्गज नेताओं की बात कर रहे हैं, इसमें एक और नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह को जब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उससे पहले कि अगर दिनेश जी हम बात करें, तो उन्होंने एक शब्द साफ कहा था कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता। उसके बाद जब उन्हें कांग्रेस ने उतारा चुनाव मैदान में, तब उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। इमोशनल कार्ड इस तरह से कि उन्होंने एक बयान दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और अब वो राजगढ़ सीट से चुनाव हार गए हैं। क्या अब वो संन्यास लेंगे? क्योंकि ये सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी जो है बहुत शोर पकड़ रहा है। तो आखिरकार क्या है इसका जवाब? दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता हैं, मतलब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में बड़ी लंबी पारी खेली, मतलब बतौर पदाधिकारी कांग्रेस के, और उन्होंने इस बार इमोशनल कार्ड खेला क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने कुछ रणनीति के तहत उन्हें टिकट दिया और वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश में हम लोग लेकर आ सकें। सिर्फ एक सीट पर छिंदवाड़ा उनके पास थी, हालांकि इस बार वो भी खो दी उन्होंने। तो दिग्विजय सिंह को इसलिए मैदान पर उतारा गया था कि वो राजगढ़ उनका घर है, राजघराना है, लोगों के बीच में उनकी पकड़ है, तो कांग्रेस को लगता था कि वो सीट निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि दिग्विजय लड़ना नहीं चाहते थे तो फिर भी मैदान में थे, इसलिए उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला। कहीं ना कहीं दिग्विजय को भी चिंता थी कि रोडमल अगर 3 बार से सांसद हैं वहाँ पे, और अगर वो हारते हैं तो उनकी राजनीति पर सवालिया प्रश्न चिन्ह उठना बनता ही है, क्योंकि भोपाल से भी वो बड़ा चुनाव हार चुके थे प्रज्ञा ठाकुर के लिए, और विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी सक्रियता पर लगातार सवाल उठते रहे। और इस बार हारने के साथ मुझे लगता है कि हालांकि उनकी उम्र बहुत काफ़ी हो गई है, अब मुझे नहीं लगता कि वो राजनीति की लंबी पारी खेल पाएंगे। उनके बेटे सक्रिय हैं, उनके भाई सक्रिय हैं, तो मुझे लगता है कि वो पर्दे के पीछे की राजनीति में तो ज़रूर एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर वोट मांगने वाली राजनीति तो तब उनके बस की बात नहीं है। कांग्रेस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जिक्र छिंदवाड़ा का ना हो तो मेरे ख्याल से ये चर्चा अधूरी होगी। और छिंदवाड़ा में जिस तरह से बीजेपी ने, क्योंकि आज कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ भी की और उनकी तारीफों के, राहुल गांधी की तारीफों के पुल भी बांधे, और ये भी कहा कि छिंदवाड़ा में अगर हम बीजेपी ने जीत हासिल की है तो उसका श्रेय जो है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, और उन्होंने एक शब्द ये भी कहा कि रणनीति, भाजपा की ने वहाँ पर पूरी राजनीतिक रणनीति बनाई, और उसके बाद छिंदवाड़ा का में जो कमलनाथ का जो किला है उसको ढहा दिया गया। और इसी के साथ ही उदय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जीतू पटवारी ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह से छिंदवाड़ा को और राजगढ़ जैसी जो हॉट सीट्स है कांग्रेस का, जहाँ इन सीटों पर दबदबा रहा है, वहाँ पर कांग्रेस के हार के बाद जीतू पटवारी अब मध्य प्रदेश में किस तरह से अपनी मजबूती जो है वो स्थापित करने के लिए अब तैयारियां कर रहे हैं, और उन्होंने क्या अभी एक्शन प्लान बनाया है?
देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भाजपा ने मध्य प्रदेश में बिल्कुल अग्रेशन के साथ चुनाव लड़ा है। जिस तरह से भाजपा वहाँ काम कर रही थी, या जो नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय जो जिस तरह से काम कर रहे थे, इनकी पूरी एक टोली थी जिस जो लोगों को, जो कांग्रेस के लोगों को भाजपा में लाने में लगी हुई थी, तो वो एक अग्रेशन जो था वो हमें नतीजों में भी दिखा। कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हुआ। और दूसरी तरफ छिंदवाड़ा की बात करें, अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ जो है लंबे समय से छिंदवाड़ा के रहे हैं, या कमलनाथ का परिवार जो है छिंदवाड़ा का नेतृत्व करता है लंबे समय से। लेकिन इस समय वो एक एंटी इनकम्बेंसी जो एक होती है वो भी एक बड़ा कारण होती है। वो हमें इस बार के चुनाव में लगभग सभी पार्टियों में देखने को मिली है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या एनडीए इंडिया गठबंधन जो भी है उसमें हम कह सकते हैं। और दूसरा तो एक वो चीज़ रही। और दूसरा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा ने जो काम किया एक सीट पे, चाहे वो कमलनाथ की सीट हो, जिस तरह से वहाँ के महापौर थे, बड़े नेता थे, जिस तरह से वो भाजपा में आ रहे थे, तो लोगों में एक परसेप्शन गया कि यहाँ कांग्रेस नहीं है। ठीक है, उससे पहले चुनाव से पहले चुनाव के बीच में हम बात करें तो कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगी, या चर्चा हुई कि नहीं साहब कमलनाथ नहीं जाएंगे, उनका बेटे जो नकुलनाथ हैं वो जाएंगे। फिर एक चर्चा ये भी आई कि नहीं, कांग्रेस आलाकमान ने साफ मना कर दिया है कि या तो रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो आखिर में ये फिर चर्चा खत्म हो गई। ठीक है, और कमलनाथ के साथ ये रहा कि उन्होंने कभी इस चीज़ को सिरे से खारिज नहीं किया। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूँ या नहीं जाऊँगा। वो गोल मोल जो जवाब देते रहे, तो जनता में परसेप्शन जाते हैं, लोग जो जनता जो है जिस तरह से हम लोगों को खबरें देते हैं, सारी चीज़ें जो भी घटनाक्रम होता है हम वो देते हैं, तो लोग उससे अपना एक परसेप्शन बनाते हैं, उनको समझ में आती हैं चीज़ें। तो उस एक इन सारी चीज़ों को हम देखें तो इसका भी एक असर रहा है कि कमलनाथ जो है वहाँ अपनी सीट नहीं बचा पाए। और दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह जो है, दिग्विजय सिंह लंबे समय से राज्यसभा से सांसद बन रहे हैं। उनका जो एक पुराना नाता एक रहा है वहाँ की जनता से। और लेकिन दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, पिछले जो कार्यकाल जो रहे हैं उनके, तो वो भी थोड़े विवादों में घिरे रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय जो थी दिग्विजय सिंह की राजनीति जो है वो इतनी बची थी मध्य प्रदेश में कि जो चुनाव जीत पाते या कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाते। और ऊपर से फिर ये जो भाजपा जिस तरह से सक्रिय थी मध्य प्रदेश में, तो उसका असर रहा, जो दिग्विजय सिंह जो है वो अपनी सीट गंवा गए। अभी वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद हैं। जब तक अब ये देखने वाली बात है कि वो इस्तीफा देंगे या वो उसको अभी जब तक हैं तब तक उनका कार्यकाल जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो बने रहते हैं। लगभग मुझे लगता है 75-80 साल के लगभग हो चुके हैं। तो अब उनके बेटे जो हैं वो राजनीति में हैं, तो मुझे लगता है कि उनका संन्यास का समय है ही, अब आ गया है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, जीतू पटवारी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में एक युवा नेता हैं और अपनी बात को दमदारी से कहते हैं। कभी कभार विवादों में घिर जाते हैं, ये कहा गया, क्योंकि वो कभी भी बोल देते हैं। जिस तरह से अभी बीच में एक हाँ, इमरती देवी को लेकर बयान हुआ था। तो इस नुकसान जो है, चुनाव में नुकसान किसी का भी हो सकता है, ये हमने इस चुनाव में देखा है। कई भाजपा के नेताओं के जो बयान थे वो इस तरह से सर्कुलेट हुए कि जिनका असर बहुत बुरा रहा है ना। अब नहीं, आप अयोध्या सीट की बात हाँ, मैं अयोध्या सीट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो मध्य प्रदेश में रहना चाहता हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये लोगों में अब। और मैं जो एक बात है कि न्यूज़ जो है वो तो है ही, लेकिन सोशल मीडिया जो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कोई भी ऐसी चीज़ आप छुपा नहीं सकते। व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, वहाँ से चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। और जब वायरल होती हैं तो लोगों तक पहुँचती हैं। और ऐसा ही नहीं कि शहरी तक पहुँचती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचती हैं। जो ग्रामीण आज लगभग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सबके जो बुजुर्ग हैं वो भी मैं देखता हूँ कि वो ऐसा फ़ोन चला रहे हैं, वो उसमें देख लेते हैं कि हाँ कौन क्या है। तो इस तरह के तो जीतू पटवारी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती उनके सामने ये है कि अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से बांध के रखना, एक नए सिरे से पार्टी को खड़ा करना प्रदेश में। तो और पूरी सोशल इंजीनियरिंग और इस तरह की चीज़ें उनको करती रहनी चाहिए। भाजपा पूरी 29 सीटें लोकसभा में जीत चुकी है और लगातार उनके विधानसभा में, मतलब उनकी राज्य में उनकी सरकार है। अब राज्य में जिस तरह से सरकार के फैसले होते हैं, क्या होते हैं, कमलनाथ, माफ़ी चाहूँगा कि जो पटवारी किस तरह से उसका गलत नीतियों का, जो अगर कुछ गलत चीज़ें होती हैं, जिस तरह से जनता की बात जो है जहाँ नहीं सुनी जा रही है, वो
किस तरह से जनता के बीच अपनी जगह बना पाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आपको जनता के बीच अपनी जगह बनानी पड़ेगी, तभी उसका परिणाम जो है जनता आपके साथ आएगी। जब आप उनके हित की बात करेंगे, आप सिर्फ अगर आप हवाई बातें करते रहेंगे, टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे या चैनल्स को इंटरव्यू देते रहेंगे, तो चीज़ें नहीं सुधरेंगी। आपको ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल से काम करना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस के जितने भी संगठन जो है काम कर रहे हैं, वो एक तरह से बिल्कुल निष्क्रिय हो रहे हैं धीरे धीरे, और रसातल में चले जा रहे हैं। तो इसके लिए जीतू पटवारी, कांग्रेस आलाकमान को सोचने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में उन्हें बहुत काम करना बाकी है अभी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो है अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। और जब हम जीतू पटवारी की बात कर रहे हैं, तो जब लोकसभा चुनाव के दिनेश जी परिणाम आए, या उदित जी अगर मैं कहीं गलत बोलूँ तो आप मुझे सही करिएगा, क्योंकि जीतू पटवारी को लेकर सबसे पहला बयान यही आया था कि एक पर्सपेक्टिव या एक नैरेटिव जो सामने आया वो ये था कि जीतू पटवारी अभी नए जो है PCC चीफ बने, और ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि कमलनाथ को अगर हम देखें तो उनको एक लंबा समय हो गया था कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में संभालते हुए। फिर जब जीतू पटवारी के पास जब ये जिम्मेदारी गई, उस दौरान जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना पद छोड़ा, या फिर वहाँ पे मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति हुई, ऐसे में अब जीतू पटवारी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जो है एकजुट होकर रखना, जो गुटबाजी है उससे बचना। और एक और चीज़ जिससे कि हमारी चर्चा की शुरुआत हुई थी, वो यही थी कि शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया को क्या पदभार अब नया मिल सकता है, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, यह सवाल अभी भी कायम है, और कुछ ही दिनों में या कुछ ही पल में जो है हमें इसका जवाब भी मिल जाएगा। भविष्य के गर्भ में है इस सवाल का जवाब। लेकिन ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।